नमस्कार साथियों, 3 जुड़े करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं आज। देखिए, जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अब हम लोग देखेंगे ठीक विस्तार से। देखिए, जीएसटी रेवेन्यू के डेटा आ गया है और मई 2022 में 44% की हमने ग्रोथ देखी। अगर इसको कंपेयर करेंगे मई 2021 से, ठीक, तो मई 2021 से। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो हमने डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स खूब अच्छे से हुए हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है हमारा लगता है जीएसटी उससे मिला है। और जो सर्विसेज हमने इंपोर्ट करी हैं, ठीक, जो रेमिटेंसेस आए हैं, जो भी हमने इंपोर्ट किया है चीज़ें, तो उस पर भी हम जीएसटी लगाते हैं। लेकिन कौन सा जीएसटी लगता है? आईजीएसटी, ठीक। तो उसमें बढ़ोतरी हुई है, उसकी वजह से ये टैक्सेस बढ़े हुए हमें मिले, ठीक है। और वहीं अगर गुड्स इंपोर्ट देखो, सर्विस इंपोर्ट जो हुआ है उसमें तो 44% रहा है, लेकिन जो गुड्स का इंपोर्ट हुआ उस पर 43% हाई रहा है। ये ध्यान रखने वाली बात है। 4 बार जो है हम 1.4 लाख करोड़ मार्क मंथ में कर चुके हैं पार, ठीक, अभी तक जब से जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से, ठीक। और इधर फरवरी के महीने में बस थोड़ा सा हम 140 से नीचे चले गए थे। बाकी देखिए लगातार 1 2 3 4 है ना, 4 टाइम्स, चार पिछले जो है 5 महीनों में हम लोग ने 140 के ऊपर, 140 मतलब 1,40,40,000 करोड़ के ऊपर जीएसटी कलेक्ट किया है, ठीक। तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से सेंट्रल जीएसटी जो है 25,000 है, स्टेट जीएसटी 32,000 है। सबसे ज़्यादा इंटीग्रेटेड जीएसटी जो इंपोर्ट पे हम लोग लगाते हैं, और जो इंटर स्टेट होता है उन दोनों पे, ठीक। अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स का देखें तो 37,000 हुआ है, ठीक। तो हो सकता है ऐसा कुछ क्वेश्चन वैसे तो बनेगा नहीं, बट क्या क्या कंपोनेंट होते हैं वो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जीएसटी कंपनसेशन जो सेस है वो भी करीबन जो है 10,000 करोड़ का पे मिला था। मैंने इससे रिलेटेड कल आप लोग को एक पढ़ाया भी था टॉपिक। सबसे ज़्यादा जो स्टेट्स हैं जहाँ पे रेवेन्यू की ग्रोथ हुई है, तो ओवरऑल तो 44% नेशनल एवरेज रहा, ठीक है। बाकी 20 स्टेट में जो है नेशनल एवरेज से ज़्यादा जो है ग्रोथ हुई है जीएसटी कलेक्शन में। कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात देखो 60, 50, 46% तक ऊपर रहे। अच्छा, कंपनसेशन सेस जो है सिन गुड्स पे लगता है, लग्जरी गुड्स पे लगता है। मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया भी था। सिन गुड्स क्या होते हैं कमेंट करके बताइएगा। इंपोर्टेड गुड्स पे आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है, ठीक है। अगला टॉपिक है कास्ट बेस्ड सेंसस इन बिहार। बिहार में ये कहा गया है कि सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई गई और सभी लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, जाति आधारित जनगणना होगी, ठीक। इसके लिए जो है केंद्र के पास भी बिहार गया था कई बार, और उन्होंने जो है केंद्र से कहा भी था, केंद्र सरकार से कि आप करिए, ठीक। तो केंद्र ने मना कर दिया था कि देखिए ये काफ़ी डिविजिव एक्सरसाइज हो सकती है, विभाजनकारी कवायद हो सकती है। हालांकि अगर आप स्टेट को किसी को करना है तो वो अपना कर सकता है, तो उसने एक तरीके से खुद से मना कर दिया, और लेकिन एक तरीके से उनको अलाउ कर दिया। तो ये चीज़ है। बिहार के चीफ मिनिस्टर जी ने बताया कि ये टाइम बाउंड होगा, मतलब किसी एक टाइम लिमिट करेंगे कि 1 साल 2 साल में जो है जनगणना पूरी हो जानी चाहिए। उसमें जाति, उनकी उपजातियाँ, समुदाय, रिलीजन, सब सारा कुछ डेटा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। यहाँ तक कि जो है बिहार के चीफ मिनिस्टर जी ने ये भी बोल दिया कि हम चालू कर रहे हैं और बाकी जो स्टेट है वो भी बाद में करेंगे। तो मतलब तुम अपना कर लो ना, बाकी को छोड़ दो, ठीक है। खैर, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है। आप लोग को ये मैंने बताया हुआ है कि केंद्र और स्टेट की सरकार या फिर कोई और भी जो गवर्नमेंट जो सरकारें हैं उनको कुछ भी अपना प्रोक्योरमेंट खरीदारी करनी होती है अपने ऑफिस के लिए या जो भी है, तो वो जाते हैं जीईएम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे। ये समझ लो उनका अमेजोन या फ्लिपकार्ट है कि यहाँ से वो लोग खरीदेंगे, ठीक। तो अब जो ये प्लेटफॉर्म है जीईएम, जहाँ पे जो है गवर्नमेंट के लोग ही खरीदते हैं, लेकिन बेच प्राइवेट के सेक्टर के लोग भी सकते हैं, ये ध्यान रखना। अब इसमें बेचने वाले में आपका जो है कोऑपरेटिव जो संस्थाएं वो भी आ गई हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है कैबिनेट ने एक प्रपोजल क्लियर किया है कि कोऑपरेटिव भी सेल कर पाएंगे प्रोडक्ट्स, ठीक, जो है जीईएम पर ट्रांसपेरेंट मैनर में, ठीक। तो गवर्नमेंट सिर्फ खरीद सकती है, लेकिन प्राइवेट और कोऑपरेटिव सब बेच भी सकते हैं, ठीक है। और इससे करीबन जो 8.5 लाख कोऑपरेटिव है जिसमें 27 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, उन सबको फायदा होने वाला है। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत को इस पर बढ़ावा मिलेगा। और इसमें जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन से इनको जो भी कोऑपरेटिव जुड़ना चाहते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन जो बनाई गई है, ठीक, तो उनसे जो है इनको वो करना पड़ेगा कंसल्ट करके, और जीएम स्पेशल पर्पस व्हीकल्स कंसल्ट करके उनको अगर जुड़ना है तो उसके थ्रू जुड़ सकते हैं। 2017 में चलाया गया था, और यही सब चीज़ें जो है मैंने आपको पहले ही बता दी कि प्राइवेट वाले बेच सकते हैं, लेकिन खरीदेंगे सिर्फ गवर्नमेंट वाले ही, ठीक है। गन कंट्रोल लेजिस्लेशन, अब देखो यूएसए में जैसे हमारे यहाँ मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, वैसे यूएसए में
जो है राइट टू आर्म इज ए फंडामेंटल राइट, ठीक, कि स्वयं की सुरक्षा करने के लिए वो लोग जो है बंदूक रख सकते हैं, ठीक है ना। तो उनको राइट ऑफ द पीपल टू कीप एंड बियर आर्म्स शैल नॉट बी इन्फ्रिंज्ड। जो यूएस का संविधान है उसमें सेकंड जो संशोधन हुआ, ठीक, जैसे हमारे यहाँ कई सारे संशोधन हो चुके हैं 104 105, तो वैसे जो वहां पर सेकंड संशोधन हुआ था उसमें कहा गया था कि हम उनसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे लोगों के जो राइट टू आर्म वाला जो उनका अधिकार है, ठीक। और यही लेकिन कहा जाता है कि रूट कॉज है कई सारे जो है आपने देखा हो कि मास शूटिंग जो है इंसिडेंट हो जाते हैं। अभी एक 18 साल लड़के ने 19 जो है बच्चों को मार दिया, छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, और 2 जो है टीचर को मार दिया। इस तरह की काफ़ी जो है यहाँ पर इंसिडेंट होते रहते हैं यूएसए में। काफ़ी बड़ी मतलब ये कि परेशानी हो गई है। पिछले साल अगर देखा है 2020 में तो 24,000 लोग जो है करीबन होमिसाइड हुआ, ठीक, हत्याएं हुई, जिसमें से 19,000 लोगों की जो हत्याएं थी वो फायर आर्म की बंदूक की वजह से हुई थी। तो ये वाली चीज़ है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी वहाँ पे प्रोटेक्ट किया है कि भाई साहब आप जो है आराम से रखिए आर्म, कोई दिक्कत नहीं है सेल्फ डिफेंस के लिए, ठीक। इंडिया में अगर देखा जाए तो क्या है कि कोई भी 21 साल के ऊपर हो और उसके खिलाफ कोई भी वायलेंस का या जो है कोई केस ना हो, और साथ ही साथ अनसाउंड माइंड ना हो, पागल वागल टाइप का ना हो, ठीक है, सिर्री टाइप के, और कोई भी मतलब थ्रेट पब्लिक पीस, शांति और सेफ्टी को कोई थ्रेट ना हो, तो 21 साल के ऊपर होने पर दिया जा सकता है लाइसेंस। एप्लीकेशन अगर वो डालता है तो एप्लीकेशन डालने के बाद लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो होम मिनिस्ट्री है वो वहाँ की जो कोतवाली होती है वहाँ से एक रिपोर्ट मांगती है, पुलिस की रिपोर्ट मांगती है कि भैया देखो कहीं कुछ इस तरीके के कारनामे तो नहीं इसने कर रखे हैं, और फिर उसके बाद जो है उसको लाइसेंस दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन डाल दिया तो आपको लाइसेंस मिलेगा ही मिलेगा। और 2019 में आर्म्स एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि अब पहले 3 लाइसेंस मिल सकते थे फायर आर्म्स रखने के लिए, अब सिर्फ 2 आप फायर आर्म्स रख सकते हैं। इंडिया में ये सिचुएशन है, ठीक। सीआरपीएफ, देखो सीआरपीएफ जो है आपकी छत्तीसगढ़ में भी काम कर रही है, और ये माना जाता है कि छत्तीसगढ़ जैसे आपको मालूम है कि नक्सल से काफ़ी प्रभावित है, तो वहाँ के लोकल्स को आप लोग जो है इन्वॉल्व करिए, पुलिस में इन्वॉल्व करिए, सीआरपीएफ में इन्वॉल्व करिए, ठीक, उनका रिक्रूटमेंट करिए, तो एक अच्छा जो है मैसेज जाता है। और नक्सलवाद में फंसने की जगह यूथ जो है देश की सुरक्षा और जो है वहाँ के डेवलपमेंट में कार्य करता है। तो इसके लिए क्या करती है सीआरपीएफ? रिक्रूटमेंट करती है। अब रिक्रूटमेंट में एक उन्होंने जो एक क्वालिफिकेशन रखी थी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो रखी थी 10, ठीक है, कि 10वीं क्लास तो पास होना चाहिए जो भी यूथ है जो भर्ती होना चाहता है छत्तीसगढ़ की मतलब ये बस्तरिया बटालियन में, ठीक है, सीआरपीएफ में। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो है यूथ बाहर हो गए क्योंकि 10वीं भी उन्होंने पार नहीं करी हुई है, पास नहीं करी हुई। तो अब इसमें रिलैक्स किया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। अब इसको 8वीं कक्षा भी अगर पास है तो रिक्रूटमेंट 400 कैंडिडेट का ऐसे लोगों का किया जा सकता है छत्तीसगढ़ के 3 डिस्ट्रिक्ट में, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा में, ठीक। तो ये चीज़ अभी लेटेस्ट आई है, ठीक है। और यहाँ पे यूथ जो है अब छत्तीसगढ़ के ये जो सीआरपीएफ जो मौजूद है वहाँ पर जा सकती है। 8वीं क्लास भी पास है तब भी उसका रिक्रूटमेंट हो सकता है, ठीक है। सिर्फ 8वीं क्लास पार करने से नहीं होता, बाकी जो टेस्ट वेस्ट होंगे ये खाली मतलब वो है कि आपकी क्वालिफिकेशन है कि इतना तो होना ही चाहिए। अगला है एनआरआई मैरिजेस। कई बार ऐसा देखा गया है कि बाहर से जो है एनआरआई कोई आते हैं, यहाँ पे शादी करते हैं, बीवी को लेके जाते हैं, वहाँ जाके उनको छोड़ देते हैं, ठीक। तो इसके खिलाफ जो है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने ये कहा है, रिकमेंड किया है, सिफारिश करी है कि एक नेशनल हेल्पलाइन होनी चाहिए जहाँ पे वुमेन अपनी जो है शिकायत दर्ज करा सके, और एक फंड होना चाहिए ताकि उनको सहायता दी जा सके। इसके अलावा उन्होंने बोला कि एक नॉन बेलेबल वारंट भी इशू होना चाहिए उस मेल ऑफेंडर के खिलाफ जिसने कि ऐसा किया है, ठीक। और ये देखा गया है कि ज़्यादातर वो लोग अपना एड्रेस चेंज करते रहते तो बचते रहते। तो उन्होंने कहा कि एक स्पेशल वेबसाइट बनाओ जिसमें कि उनका नाम वाम होना चाहिए, नॉन अवेलेबल वारंट का जो है नोटिस भी होना चाहिए ताकि उनको ढूंढने में आसानी हो। साथ ही साथ उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर के थ्रू भी हम ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि कहीं भी जाएंगे नौकरी करेंगे तो अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर तो देंगे ही देंगे। और सोशल सिक्योरिटी नंबर उन्होंने दिया, जैसे भारत में क्या है, यूनिवर्सल यूएएन है ना अपने पास, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, वैसे ही सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है सामाजिक सुरक्षा को ध्यान रखने के लिए, तो उसके थ्रू भी ट्रैक किया जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा एनसीडब्ल्यू ने कि जो ये हस्बैंड हैं ये क्या करते हैं कि वहाँ पे जाके एक तरफा डिवोर्स का जो है वो पिटिशन, मतलब डिवोर्स उनको मिल जाता है एक तरफा, ठीक, कि हम नहीं रहना चाहते हैं इसके साथ में। तो लेकिन वो चीज़ गलत है। हमारा जो सिविल प्रोसीजर कोड है,
ठीक, वो एनआरआई है तो इंडियन सिटीजन ही ना, तो उनको ये मानना पड़ेगा। तो सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 13 में कहा गया है कि फॉरेन जजमेंट जो है वो कंक्लूसिव नहीं है, उनको हम नहीं मानते। ठीक, तो वहां से लेकर आप कोई डिवोर्स वोर्स दे रहे हो तो उसको नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ इसमें एनसीडब्ल्यू की मीटिंग में एक चीज पे डिस्कशन नहीं हुआ, वो था हेग कन्वेंशन। हेग कन्वेंशन ये होता है कि कई बार देखा जाता है कि मतलब मान लीजिए मियाँ बीवी में लड़ाई हुई और उनका जो बच्चा है, तो एक कोई भी मान लीजिए मियाँ या फिर बीवी बच्चे को लेकर वो कंट्री ए में रह रहे थे दोनों साथ में, ठीक, और फिर बच्चे कोई भी मियाँ बीवी में से कोई भी लेकर उसको बीच कंट्री में चले गए। ठीक, तो हेग कन्वेंशन ये कहता है कि बच्चे को वापस ले जाना चाहिए जहाँ से वो आया था। ठीक, तो ये होना चाहिए। तो इस पे कोई भी डिस्कशन एनसीडब्ल्यू की मीटिंग में या फिर सिफारिश में नहीं हुआ है। ठीक, कि इंडिया को ये हेग कन्वेंशन साइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं कर रखा है अभी तक। हेग कन्वेंशन ही जो है ये एडॉप्शन पे, जो चाइल्ड एडॉप्शन होता है इस पर भी बात करता है। इस पर उसको भारत ने अभी नहीं साइन कर रखा है, रेटिफाई नहीं कर रखा है। मिड एयर रिफ्यूलिंग, अब क्या होता है कि कई बार जो है अपने जो लड़ाकू विमान है उड़ रहे हैं, ठीक है, अब उनको जो है बार बार क्या होता है कि वो उड़ते हैं, फिर वापस तेल भराने के लिए जमीन लैंड करना पड़ता है, फिर ये उड़ते हैं, तो काफ़ी जो है टाइम भी वेस्ट होता है। और कहीं मान लीजिए बिल्कुल ये दुश्मन के उसके पीछे थे, ठीक, लेकिन फिर उनको तेल इनके पास खत्म हो गया तो इनकी मजबूरी वापस आना, तो जो दुश्मन है फिर इनके ऊपर हावी हो सकता है। तो बीच में ही मिड एयर में ही ये रिफ्यूलिंग अगर कर दी जाए तो ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए जो है इंडिया में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ में मिलकर, जिसकी काफ़ी अच्छी एक्सपर्टीज है, ठीक है, जो लड़ाकू विमान है उनको रीमॉडल करके रिफ्यूलिंग कैपेसिटी में उनको तब्दील कर देने में, तो उसके साथ में मिलकर इन्होंने अभी बोइंग के 6 बोइंग 767 सिविलियन एयरक्राफ्ट को जो है इंडियन एयरफोर्स के लिए मिड एयर रिफ्यूलर्स की तरह बदल दिया है। ठीक, तो यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की इसमें विशेषज्ञता है। इन लोगों ने ये काम किया है इंडियन एयरफोर्स के लिए। ठीक, तो ये जो है इससे क्या होगा, काफ़ी अच्छी रेंज बढ़ जाएगी, पेलोड भी बढ़ जाएगा और काफ़ी देर तक हवा में रह सकते हैं, और अच्छा जो है एयर सिक्योरिटी भी इनको यहाँ पे मिलेगी, दुश्मन के ऊपर काफ़ी टाइम तक हावी रह सकते हैं निरंतरता के साथ। अब देखिए गिग इकोनॉमी ईपीएफओ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था अभी मेंस में भी। तो गिग इकोनॉमी क्या होता है कि कई सारे जो वर्कर्स हैं, फ्रीलांसर्स जो है टेम्परेरी वर्क करते हैं किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो है जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो उसके थ्रू जो है कुछ काम करते हैं, मतलब परमानेंट नेचर में नहीं होता है। ठीक है, कुछ काम के लिए कह दिया हाँ भैया ये काम कर दो, इतने पैसे ले लो। ठीक, और उसमें टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है, तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। ठीक है, और पैसे भी आपको मतलब एक ही एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, आपकी अपनी पसंद का भी काम कर सकते हो। ठीक ठीक, तो टेम्परेरी नेचर का होता है, पैसे भी इसमें मिलते हैं, कुछ टास्क किया फिर अपना आगे बढ़ गए। तो यूएसए में तो बहुत ज़्यादा है ये चीज़, लेकिन डिफरेंस ये है कि भारतीय लॉ गिग इकोनॉमी और गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज नहीं करती। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ना इनको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, किसी प्रकार का इंश्योरेंस भी नहीं मिलता है, कोई भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड भी नहीं होता है, और सामाजिक सुरक्षा मतलब, और साथ ही साथ जॉब सिक्योरिटी भी इसमें कुछ होती नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है कुछ अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी हैं, और इसीलिए जो है अभी ये केंद्र सरकार ये चाह रही है स्टेट में कि कई सारे ऑफिशियल्स को ट्रेन किया जाए ताकि ये टेक्नोलॉजिकल चेंज ला सकें। गिग इकोनॉमी जो वर्कर्स हैं उनको जॉब सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी ये सब प्रोवाइड की जा सके, वो लोग भी एक डिग्निफाइड अच्छा जो है जॉब कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें के लिए अभी किया गया है, कार्य करा जाना है, केंद्र सरकार ने इस चीज़ पे ध्यान दिया है। ठीक, वीवी गिरी इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है, और ट्रेनिंग आर्म है यूनियन लेबर मिनिस्ट्री का, तो ये ऑर्गेनाइज करेगा कई सारे प्रोग्राम जिसमें कि सोशल सिक्योरिटी कैसे गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को मिले, उस पर ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पे एक बेस्ट प्रैक्टिसेस भी बताई गई है। थाईलैंड और मलेशिया में क्या होता है कि जो भी राइड, जैसे कि ओला उबर चलता है, ठीक है, तो उसमें जो भी राइड होती है 100 रुपये की हुई, तो उसमें से 2%, ठीक, 2 रुपये काट लेंगे, जो कि इन गिग वर्कर्स के हेल्थ और एक्सीडेंट इंश्योरेंस को कवर करता है। ठीक, तो ये एक तरीके का हम लोग भी यहाँ पर कर सकते हैं, मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर भारत में। ठीक, तो ये जो इसकी क्रिटिसिज्म है और जो बेनिफिट है वो मैंने पहले ही बता दिया। अगला टॉपिक है हिमर। हिमर क्या है कि हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। अब देखो ये जो है एक ट्रक है, ट्रक से ही मिसाइल लॉन्च कर सकते हो आप। ठीक, रॉकेट सिस्टम, आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, ट्रक से ही मिसाइल लॉन्च कर सकते हो, इसको हिमर बोलते हैं।
और यूएसए भी 4 हीमर यूक्रेन में भेज रहा है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है और यूक्रेन की मदद कर रहा है यूएसए। ठीक, तो M142 हीमर जो है लाइट मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है और 1990 में यूएस आर्मी ने बनाया था। और ये ट्रक होता है जिसपे कि 6 रॉकेट दागने वाला कंटेनर भी लगा होता है। वहाँ से आप मीडियम रेंज के या फिर लॉन्ग रेंज की भी मिसाइल भी चला सकते हो, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक की होती है, 300 किलोमीटर तक। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी अच्छी रेंज है। अगला टॉपिक है आपका, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित है, कलर ऑफ यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये देखिए यूरेनस है, ठीक, ये थोड़ा सा सयान कलर का है और ये नेपच्यून है, ये थोड़ा सा गहरे जो है ब्लू कलर का है। ठीक, तो वैसे तो देखा जाए तो यूरेनस और नेपच्यून का द्रव्यमान यानी कि मास, साइज लगभग सेम है, लेकिन इनके कलर में ऐसा डिफरेंस क्यों, तो उसके लिए बताया गया है कि जो यूरेनस का जो एटमॉस्फेयर है उसमें धुंध बड़ी थिक है, जो हेज है वो थिक है, तो उसकी वजह से ये कलर जो है सयान दिखता है। ठीक, और वहीं अगर जो नेपच्यून में कंपैरिजन देखा है तो धुंध कम है, तो ये ब्लू दिखता है। और आप लोग को मालूम है कि जैसे धरती पे भी जो है हमें आसमान ब्लू क्यों दिखता है, क्योंकि ब्लू में स्कैटरिंग होती है, ब्लू लाइट ज़्यादा स्कैटर होती है, तो उसकी वजह से ब्लू लाइट हमें स्काई की दिखती है। तो जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने ये चीज़ अभी यहाँ पर बताई है। ठीक है, और ये यूरेनस और जो है नेपच्यून आपका दोनों ही ब्लू लाइट में होते, अगर दोनों ही में अगर धुंध नहीं होती तो। ठीक, और ये स्कैटरिंग जो है बिखरने की वजह से ब्लू लाइट दिखती है ओवरऑल। तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक करिए। क्या कमी है वो जरूर बताइए, ताकि हम लोग उस पर सुधार करते हुए आप लोग के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहें। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपीपीएससी 12 जून को है, यूपीएससी 7 जून को है। लगातार हम लोग वहाँ पर उस पर जो है आप लोग का रिवीजन कराने वाले हैं, तो वहाँ पर आप लोग कराने वाले हैं। पीडीएफ भी यहाँ पे शेयर करी गई मंथली, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बाकी लोग साथ शेयर करिए। और पेड ग्रुप जो 2023 के यूपीएससी यूपीपीएससी के 2023 के पेड ग्रुप्स, उनकी जानकारी के लिए आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं 9650347272 पर। तो चलिए, कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।